टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लिया है वाइटल साइंस के अंदर, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बाद है हमारा पल्स। जो पल्स होती है वो क्या होती है? पल्स जो होती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल दैट पुश द ब्लड इनटू अयोर्टा, और अयोर्टा से जो ब्लड है वो आर्टरीज में आता है, ब्लड वेसल्स के अंदर आता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, अयोर्टा के अंदर, अयोर्टा से ब्लड वेसल्स में आता है, तो जो जर्क फील होता है आर्टरी या फिर जो वेन होती है उसकी जो वॉल पे जो जर्क फील होता है हमें, दैट इज कॉल्ड पल्स। उसको हम बोलते होते हैं पल्स। जो पल्स होती है नॉर्मल, वो होती है हमारी पल्स रेट होती है 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल रेंज होती है पल्स की। जो पल्स हम मेजर करते होते हैं वो हम मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी उससे मेजर करते होते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के। जो थंब होते हैं, उस थंब है उससे हम जो पल्स होती है वो कभी भी नहीं मेजर करते होते, क्योंकि हमें खुद की जो थंब के अंदर जो आर्टरी है उसकी पल्सेशन फील होती है। तो थंब से नहीं, हम मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का यूज करते होते हैं पल्स को मेजर करने के लिए। जो पल्स हमारी होती है, कहाँ कहाँ से हम पल्स ले सकते हैं? तो ऊपर से नीचे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेम्पोरल, यहाँ से जो टेम्पोरल होती है, टेम्पोरल के बाद हमारी आती है कैरोटिड, कैरोटिड के बाद हमारी होती है एपिकल, एपिकल के बाद होती है एक्सिलरी, उसके बाद होती है ब्रेकियल, आफ्टर दैट रेडियल पल्स, रेडियल के बाद हमारी ये जो नी के बैक साइड में होती है इसको हम बोलते होते हैं पॉप्लिटियल, और जो हमारी थंब के पास होती है वो होती है हमारी पीडल पल्स। तो ये हमारे पल्स कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं? ये हमारी टाइप होती है टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, एक्सिलरी, ब्रैकियल। ब्रैकियल जो होती है वो यहाँ से लेते होते हैं, रेडिकल, पॉप्लिटियल नी के पीछे होती है, और पीडल। और एक हमारी होती है डॉर्सल पेडिस। ये जो होती है वो हमारी एंकल से लेते होते हैं, हम एंकल के साइड से पल्स लेते होते हैं, डॉर्सल पेडिस बोलते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होता है, जो पल्स हम, ये साइड्स हैं कि पल्स कहाँ कहाँ से हम पल्स है जो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है जो पल्स होती है हमारी, वो ये होता है कि जो पल्स है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है पल्स के अंदर। तो ये चीज हमें देखनी होती है। तो अगर हमारी जो पल्स रेट है वो, अगर हार्ट रेट हमारी 100 से ज्यादा है, जो हार्ट रेट है दैट इज मोर देन 100, तो उसको हम बोलते होते हैं टैकीकार्डिया। और हार्ट रेट अगर हमारी 60 से कम है तो द कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। तो उसको हम बोलते होते हैं ब्रेडिकार्डिया अगर कम है। जो एबनॉर्मल रिदम होती है हार्ट के अंदर उसको हम बोलते होते हैं अरिदमिया। अरिदमिया मीन्स एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, एबनॉर्मल रिदम है तो अरिदमिया बोलेंगे। इसके अलावा हमारा एक होता है पल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बोलते होते हैं पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट क्या होती है हमारी? जो पल्स डेफिसिट होती है दैट इज द डिफरेंस ऑफ एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते होते हैं पल्स डेफिसिट। तो जो पल्स डेफिसिट है वो हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते होते हैं, पहले रेडियल पल्स मेजर करते होते हैं और फिर स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम एपिकल पल्स देखते होते हैं। तो एपिकल पल्स कहाँ मेजर करते होते हैं? हम ये मेजर करते होते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मीडियास्टिनल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। लेफ्ट साइड में हार्ट होता है तो वहां पे फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस जो होता है वहां पे हम जो होता है एपिकल पल्स है वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से
देखते होते हैं एपिकल पल्स कितनी है, उसके बाद हम रेडियल पल्स मेजर करते हैं। एपिकल माइनस रेडियल करेंगे तो पल्स डेफिसिट हमारा आ जाता है। तो जो पल्स डेफिसिट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4, इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। अगर पल्स डेफिसिट ज्यादा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर पल्स डेफिसिट अगर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो पल्स डेफिसिट जो होता है वो बहुत बार पूछते हैं। पल्स डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। एपिकल पल्स कैसे मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से मेजर करेंगे लेफ्ट साइड में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम स्टेथोस्कोप को रखते होते हैं और मेजर करते होते हैं एपिकल पल्स। तो एपिकल माइनस रेडियल करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है वहां पे? पल्स डेफिसिट जो है वो हमारा आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पल्स डेफिसिट। एक होता है हमारी जो पल्स एबनॉर्मेलिटी में आती है, एक हमारी होती है वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स। जो वाटर हैमर पल्स होती है ये स्पेशल कंडीशंस में होती है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो वाटर हैमर पल्स होती है ये मिलती होती है इन केस ऑफ द ऑर्टिक रीगर्जिटेशन। आयोटिक रीगर्जिटेशन, इसमें क्या होती है? स्ट्रॉन्ग पल्स होती है, स्ट्रॉन्ग एंड बाउंडिंग पल्स। अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अयोर्टा के अंदर पुश किया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है? जो वॉल होते हैं वो इनकम्पिटेंट होते हैं, जिससे कि जो ब्लड अयोर्टा में है वो बैक फ्लो होके वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अयोर्टिक रिगर्जिटेशन। तो एकदम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल अयोर्टा के अंदर ब्लड को एकदम से पुश करता है तो स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स हमें फील होती है, और फिर जब रिगर्जिटेशन होती है तो एकदम से जो पल्स होती है वो वीक हो जाती है, तो इसको हम बोलते होते हैं वाटर हैमर पल्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं पल्स डेफिसिट क्या होता है या वाटर हैमर पल्स क्या होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा आता होता है वाटर हैमर पल्स के बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल पल्स। जो पैराडॉक्सिकल पल्स होती है किसको बोलते हैं हम? इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक बीपी होता है दैट डिक्रीज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में जो सिस्टोलिक बीपी होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है 10 mm ऑफ Hg, और जो पल्स होती है दैट बिकम सैलो, वीक पल्स हो जाती है, सैलो वीक पल्स। तो इसको हम बोलते होते हैं पैराडॉक्सिकल पल्स बोलेंगे। और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में इसको हम बोलते होते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब सिस्टोलिक बीपी दैट बिकम लेस देन 10 mm Hg डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, और पल्स भी साथ में वीक हो रही है तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल पल्स, हम इसको बोलते होते हैं। तो ये भी स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। पैराडॉक्सिकल पल्स आपको कहाँ पे मिलेगी? ये हमारी होती है पैराडॉक्सिकल पल्स जो होती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन पेशेंट को हो रखा है तो वहां पे पैराडॉक्सिकल जो पल्स है वो मिलती है। और जो हमारी पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होती है वो किन केस में मिलेगी? फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट अगर हो रखी है, ब्लंट ट्रोमा है, ब्लंट ट्रोमा की वजह से फ्लेल चेस्ट है, तो वहां पे भी क्या होगा? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होती है। ये याद रखना है आपने, कई बार पेपर में पूछते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होती है। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है, जब हम पल्स चेक कर रहे हैं तो हम क्या करते होते हैं? जो एपिकल पल्स है वो हम फुल मिनट काउंट करते हैं, और जो रेडियल पल्स और अदर पल्स जो अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हाफ मिनट के लिए हम काउंट करते हैं और उसको हम डबल कर देते हैं। एक चीज का और हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कैरोटिड पल्स चेक कर रहे हैं तो कैरोटिड पल्स हम दोनों साइड से एक साथ साइमल्टेनियसली चेक नहीं करते होते हैं, क्योंकि इससे जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है वो इम्पेयर हो जाता है। तो एक साइड की कैरोटिड पल्स हम जो होता है वो एक बार में चेक करते हैं। बच्चों में जो मोस्ट कॉमनली हम चेक करते होते हैं वो या तो कैरोटिड पल्स देखते होते हैं बच्चों में, या फिर एपिकल देखते होते हैं, बाकी अडल्ट में हम कोई भी देख सकते हैं।
लेकिन अगर हमें पल्स पे डाउट है, पल्स अच्छे से हमें नहीं फील हो रही है, तो उस केस में हमें एपिकल पल्स जो होती है वो मेजर करनी होती है। तो ये दैट्स अबाउट पल्स। आफ्टर दैट रेस्पिरेशन, उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में, जो रेस्पिरेशन होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन, हम बता चुके हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है, हमारी 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि बाहर से हम एयर अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और अंदर जो होता है लंग्स के अंदर जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो CO2 जो होती है वो बाहर निकल रही है, तो इसको हम बोलते होते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ब्रेथ जो होती है वो अंदर लेते होते हैं और जो CO2 होती है वो बाहर निकलती है। तो रेस्पिरेशन जो होती है हमारी, इसमें इंस्पिरेशन जो होती है, ये याद रखना है आपने, इंस्पिरेशन जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, यहाँ पे ATP यूज होते हैं, और जो एक्सपिरेशन होती है वो क्या होती है, हमारी पैसिव प्रोसेस होती है। यानी यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती है एक्सपायर करने के लिए एयर को। जो CO2 होती है वो मेन रेस्पिरेशन में हम देखते होते हैं कि CO2 जो होती है वो कितनी एक्सेल हो रही है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है ब्लड के अंदर, और जो CO2 को हम मॉनिटर करते हैं कि एक्सेल्ड एयर में CO2 कितनी है, तो उसको बोलते हैं कैप्नियोग्राफी। इसमें हम CO2 देखते हैं एक्सेल्ड एयर में, एक्सेल कर रहे हैं एयर को, तो उसमें CO2 का लेवल कितना है, दैट इज कॉल्ड कैप्नोग्राफी। रेस्पिरेशन में भी कुछ टर्मिनोलॉजी है रेस्पिरेशन के अंदर, कि इसमें बोलेंगे टैकीनिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट दैट बिकम मोर देन 20, से ज्यादा है तो टैकीपनिया। ब्रैडीपनिया, रेस्पिरेटरी रेट दैट इज लेस देन 12, 12 से कम है तो ब्रैडीपनिया बोलेंगे। इसके बाद एक और टर्म आती है डिज्निया, DYS वर्ड कहीं भी आ जाए दैट इज फॉर डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में अगर डिफिकल्टी है तो उसको हम बोलते होते हैं डिज्निया। फिर है एपनिया, ए वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसको बोलते होते हैं रेस्पिरेशन बिल्कुल स्टॉप हो गई है, सेजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये डिफिकल्टी है, डिज्निया, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, इसको बोलते होते हैं डिज्निया। एपनिया मतलब रेस्पिरेशन बिल्कुल स्टॉप हो गई है। उसके बाद होता है हाइपरपनिया, इंक्रीज रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। रेट और डेप्थ अगर रेस्पिरेशन की अगर इंक्रीज हो गई है तो हाइपरपनिया बोलेंगे। ये किस केस में होता है, हाइपरपनिया एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट है बॉडी की अगर वो इंक्रीज हो गई है तो उस केस में क्या होगा, हाइपरपनिया होता है। फिर होता है ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि वी कैन ब्रेथ ओनली इन स्टैंडिंग पोजिशन, कि खड़े हैं तो नॉर्मली ब्रेथ कर सकते हैं, और देयर इज प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग ड्यूरिंग द सिटिंग और स्लीपिंग पोजीशन, अगर लेटे हुए हैं या लाइंग पोजीशन है तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, और खड़े हो रहे हैं तो हम इजिली ब्रीथ कर रहे हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोपनिया। वी कैन ब्रेथ ओनली इन सिटिंग इन ए स्टैंडिंग पोजीशन, तो उसको हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं। उसके बाद होता है टर्म होती है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन का मतलब होता है इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जो होती है वो हमारी इंक्रीज हो गई है, जो ब्रेथ रेट है वो इंक्रीज हो गई है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, CO2 ज्यादा एक्सेल हो रही है, तो उस केस को हम बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। फिर होता है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, जो CO2 का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो ऑक्सीजन होती है वो कम जा रही है अंदर, और जो एक्सचेंज है गैसेस का वो कम हो रहा है, CO2 ब्लड के अंदर ज्यादा कलेक्ट हो गई है, बाहर कम एक्सेल हो रही है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोवेंटिलेशन। तो हाइपोवेंटिलेशन में जो ब्रेथ होती है वो स्लो हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ द हाइपोवेंटिलेशन। कुछ और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे। एक और टर्म होती है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया किसको बोलेंगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपोक्सीमिया बोलेंगे अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रखी है तो हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, और टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? हाइपोक्सिया बोलेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कई बार पूछते होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए वैसे भी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आता है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? चाइन स्टॉप रेस्पिरेशन हमारी होती है, इसमें क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी रेट होती है ऐसे स्लो होती है रेस्पिरेशन, फिर ऐसे रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, फिर ऐसे रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है, और फिर क्या होता है? एकदम से एपनिया आ जाता है, यानी कि एकदम से जो रेस्पिरेशन है वो एकदम से बंद हो जाती है। यहाँ पे स्लो है, फिर फास्ट होगी, उसके बाद फिर सैलो रेस्पिरेशन है, स्लो रेस्पिरेशन है, और आफ्टर दैट एपनिया। तो उसको बोलते हैं चाइन स्टॉप, चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते होते हैं चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो स्टार्टिंग में क्या होती है? सैलो रेस्पिरेशन होती है। धीरे धीरे जो रेस्पिरेशन होती है दैट बिकम फास्ट, आफ्टर दैट द रेस्पिरेशन बिकम सैलो, एंड आफ्टर दैट देयर इज ए पीरियड ऑफ एपनिया। तो दैट इज कॉल्ड चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन। एक हमारी होती है, बोलते होते हैं कॉस्मल रेस्पिरेशन। सुना होगा आपने कॉस्मल रेस्पिरेशन। इसमें डीप रेस्पिरेशन होगी, डीप ब्रीदिंग होती है, और साथ में क्या होता है? रेगुलर होगी रेस्पिरेशन। फ्रूटी स्मेल आती है माउथ से, मेन जो होता है इसमें फ्रूटी स्मेल आएगी, और दैट अकर इन द केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में कॉस्मल रेस्पिरेशन होती है, या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है और पेशेंट को कीटोएसिडोसिस हो रखी है, तो उस केस में भी क्या होगा? आपको कॉस्मल रेस्पिरेशन मिलेगी। जो पेशेंट है उसके मुंह से फ्रूटी स्मेल आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्मल रेस्पिरेशन, कई बार पूछते होते हैं कॉस्मल रेस्पिरेशन क्या होती है? फ्रूटी स्मेल होएगी, डीप ब्रीदिंग होती है इसके अंदर, रेगुलर रेस्पिरेशन होती है, और इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और वी कैन से इन केस ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। एक और होती है बायोट रेस्पिरेशन होती है। बायोट रेस्पिरेशन, जो बायोट रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है? जो बायोट रेस्पिरेशन के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन है, फिर क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन है फॉर 2 to 3 मिनट्स के लिए, जो होता है नॉर्मल ब्रीदिंग है। आफ्टर दैट देयर इज ए पीरियड ऑफ एपनिया। 2 to 3 मिनट्स के लिए द रेस्पिरेशन इज नॉर्मल, एंड आफ्टर दैट देयर इज ए पीरियड ऑफ एपनिया। तो उसको हम बोलते होते हैं बायोट रेस्पिरेशन। किसमें मिलती है? आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है, आईसीपी अगर इंक्रीज है, तो वहां पे क्या होता है? बायोट रेस्पिरेशन होती है। बीच बीच में इसमें एपनिया आता है, फिर रेस्पिरेशन शुरू हो गई, फिर एपनिया आ गया। तो इस तरह की अगर रेस्पिरेशन है तो उसको बोलेंगे बायोट रेस्पिरेशन। या फिर कोई पेशेंट को मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, उसमें हो सकती है, या फिर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या होगी? बायोट रेस्पिरेशन होगी। बायोट रेस्पिरेशन में बीच बीच में जो होता है वो एपनिया होता है, और साथ में बीच बीच में जो होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो बीच बीच में 2 to 3 मिनट्स के लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है, देन पीरियड ऑफ एपनिया। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। एबनॉर्मेलिटी क्या क्या आती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है रेस्पिरेशन में। उसके बाद हमारा है ब्लड प्रेशर।
जो बीपी होता है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो हमने ये सुना है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो तरह का होता है, दैट इज सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है दैट पुश द ब्लड इन अयोर्टा, अयोर्टा में उसने ब्लड को पुश किया, तो आर्टरी की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है, द प्रेशर वी वी फील ऑन द, मतलब जो आर्टरी पे एकदम से प्रेशर लग रहा है और जो प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं दैट इज सिस्टोलिक बीपी। लेफ्ट वेंट्रिकल ने अयोर्टा के अंदर ब्लड को पुश किया, अयोर्टा से जो ब्लड है वो आर्टरीज में गया, तो वहां पे जो प्रेशर फील हो रहा है आर्टरी की वॉल के ऊपर दैट इज सिस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, हार्ट जब रिलैक्स कर रहा होता है, रीफिलिंग ऑफ हार्ट, हार्ट में जो ब्लड है चैम्बर्स में वो फील हो रहा है, तो उसमें उस टाइम पे जो आर्टरी की वॉल के ऊपर प्रेशर है दैट इज द डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक जो है ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, क्योंकि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो जो एकदम से प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तो सिस्टोलिक बीपी ज्यादा होता है। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम प्रेशर होगा, तो दैट इज डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक हमारा होता है 120 mmHg नॉर्मल, और जो डायस्टोलिक होता है ये आपको पता ही है नॉर्मल दैट इज 80 mmHg जो होता है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। नॉर्मल बीपी का हमें पता चल गया है कि 120 बाई जो 80 होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा क्या होता है, हाइपरटेंशन कब बोलेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हम कब बोलते हैं, हाइपरटेंशन में अलग अलग स्टेजेस होती है कि कौन सी स्टेज में हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले होता है एलिवेटेड बीपी, एलिवेटेड बीपी। एलिवेटेड बीपी कब होगा, जब हमारा बीपी 120 टू 129 mmHg सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो 80 से कम है, तो एलिवेटेड बीपी बोलते हैं। फिर होता है हमारा हाइपरटेंशन 1, हाइपरटेंशन 1 कब बोलेंगे, जब हमारा बीपी जो होता है, अगर हमारा बीपी जो है वो 130 से लेके 139 तक है और जो ये बीपी है ये हमारा 90 तक है, लेस देन 90 है, तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन 1। फिर आता है हमारा हाइपरटेंशन सेकंड, इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक बीपी दैट इज मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक दैट इज मोर देन 90, तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन 2 या हाइपरटेंशन सेकंड। उसके बाद आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी दैट इज मोर देन 180 एंड डायस्टोलिक बीपी दैट इज मोर देन 120 से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते होते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये टाइप्स हैं हाइपरटेंशन के, कौन कौन से टाइप होते हैं, जब बीपी 120 बाई 80 से बढ़ जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके बाद है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो सिस्टोलिक होता है दैट बिकम लेस देन 100 एंड डायस्टोलिक बीपी इज लेस देन 60, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। ठीक है, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। फिर हमारा आता है कि बीपी जो हम मेजर कर रहे हैं, आपको पता होगा सिर्फ मैनोमीटर बोलते हैं, जिससे हम बीपी को मेजर करते हैं, दैट इज नोन एज सिर्फ मैनोमीटर। इसका जो कफ साइज होता है उसकी जो विड्थ है दैट शुड बी 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, जो विड्थ है, जो कफ हम बांध रहे हैं उसकी जो विड्थ है दैट शुड बी 40% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, अगर रीडिंग आपको सही चाहिए, और जो लेंथ होती है दैट शुड बी 80% ऑफ आर्म सर्कमफ्रेंस, तो रीडिंग आपकी सही आएगी। इसमें कुछ और चीजें हैं, अगर आपका कफ साइज लार्ज है
तो बीपी आपका कम आएगा। कप साइज आपका स्मॉल है तो बीपी आपका बढ़ा हुआ आएगा। तो कप साइज है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपको रीडिंग जो है एक्यूरेट रीडिंग चाहिए बीपी की तो कप साइज पे डिपेंड करती होती है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कप साइज लार्ज है तो बीपी लो होगा, नॉर्मल होगा, या बीपी है वो हाई होगा। तो पता होना चाहिए कप साइज अगर लार्ज है तो बीपी डिक्रीज आएगा, रीडिंग जो है वो कम आएगी। कप साइज स्मॉल है तो जो बीपी की जो रीडिंग है वो हाई रीडिंग आएगी। इसके बाद है हमारा जो बीपी हम ले रहे हैं पेशेंट का, तो उसको हमें क्या है हार्ट के लेवल पे हमें रखना है। जो आर्म है दैट शुड बी एट द लेवल ऑफ हार्ट। और अगर हमने उसको हार्ट के लेवल से ऊपर रखा है तो रीडिंग है वो बीपी है वो कम आएगा। बीपी कम आएगा अगर हम हार्ट के लेवल से उसको ऊपर उठा के रख रहे हैं आर्म को, तो रीडिंग जो है वो आपकी कम आएगी। इसके अलावा जो पेशेंट है उसने कैफीन ना ली हो, स्मोकिंग ना की हो, इससे भी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती, जो रीडिंग है वो अल्टर हो जाती है। तो हमें ये चीजें चेक करनी है कि पेशेंट काफी दूर से चल के ना आया हो, कैफीन ना ली हो या स्मोकिंग ना की हो पेशेंट ने, तो इससे जो रीडिंग होती है बीपी की वो अल्टर कर जाती है। इसके बाद है हमारा एक होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म। जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है इसमें क्या होता है कि एकदम से पोजीशन चेंज कर रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में थे एकदम से सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग में आ गए हैं, या लाइंग पोजीशन से एकदम से सिटिंग पोजीशन में आ गए हैं। तो जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो जो बीपी है वो एकदम से क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। सडनली अगर हमने पोजीशन चेंज की है और उसकी वजह से अगर बीपी फॉल कर रहा है, दैट इज नोन एज दी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यानी कि लाइंग पोजीशन में थे एकदम से सिटिंग पोजीशन में आ गए, या सिटिंग पोजीशन में थे एकदम से स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए सडन, तो बीपी है वो लो हो जाता है। सिस्टोलिक जो होगा दैट बिकम 20 mmHg कम हो जाएगा नॉर्मल से, और जो डायस्टोलिक होगा दैट बिकम लो 10 mmHg, नॉर्मल से कम हो जाएगा विद इन 3 मिनट्स ऑफ पोजीशन चेंज, विद इन 3 मिनट्स ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो उसको हम बोलते होते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एक होती है व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन भी होती है, कि क्या होता है वैसे तो पेशेंट का बीपी जो होता है वो नॉर्मल है, और एकदम से जो पेशेंट है हॉस्पिटल में गया है या उसका बीपी हम चेक कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो एकदम से जो बीपी है वो हाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द वाइटल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन है वो इससे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो होता है बहुत ही इजी टॉपिक होता है, और इजीली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।